Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, आज चलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। नेक्स्ट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब तक हमने फर्स्ट लॉ स्टडी किया था। फर्स्ट लॉ क्या है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये डिफरेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉ की। यानी अगर किसी सिस्टम को, अभी फर्स्ट लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं, सिस्टम को क्यू हीट दी जाए तो वो उसकी कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाएगी और कुछ वर्क में, अर्थात इस क्यू का अमाउंट इन दोनों के अमाउंट के बराबर होगा। अर्थात ये एनर्जी कंजर्वेशन की एक फॉर्म है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका पालन करता है, लेकिन ये अपूर्ण है। इसमें कमी क्या है? कमी ये है कि ये हीट का फ्लो फ्लो ऑफ डायरेक्शन नहीं बताता। लिमिटेशन है इसकी। फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अगर मान लो ये वस्तु है, T1 इसका टेम्परेचर है, और इससे सटा करके दूसरी बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो हीट T1 से T2 की ओर चलेगी। जैसे मान लो इसका T1 टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, इसका 0 डिग्री सेल्सियस। तो कब तक चलेगी? जब तक दोनों का 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। क्या ये वापस से, अब ये क्या हो जाएगा? तापीय साम्य में हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो इसके बाद मैं ये रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इसको प्रोवाइड करके ये 0 पर नहीं आ सकता है। यही प्रोसेस रुक जाएगा 50 होने के बाद में। कहने का मतलब है कि रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता। दूसरी बात, हीट की डायरेक्शन पता नहीं चलती है। एनर्जी कंजर्वेशन तो सपोज करो इसका कितना है, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 है पूरी। ये टेम्परेचर है, ये तो मान लो ये 10 जूल ऊर्जा है और ये 2 जूल ऊर्जा है, तो 12 ही होगा। अगर ये प्रोवाइड कर देता है इसको 4 जूल, तो कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 6, तब भी 12 ही होगा। एनर्जी कंजर्वेशन तो है, लेकिन फ्लो ऑफ डायरेक्शन नहीं बताता है। और ये भी नहीं बताता कि ये जो हीट है कितनी एनर्जी में खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी में, और कितना वर्क होगा। यानी इस हीट का कितना भाग वर्क में खर्च हो जाएगा, बचा हुआ इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है फर्स्ट लॉ के पास, ना कोई उत्तर है। रिवर्सिबल प्रोसेस और एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? ये थर्मल रेस्ट्रिक्शन है, मैकेनिकल, या ये लिखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम। इनमें होते हैं।
तापीय साम्य, यांत्रिक साम्य और रासायनिक साम्य में होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि जैसे मान लो एक स्प्रिंग है और इस पर कोई m द्रव्यमान का भार लटकाया जाए तो ये स्प्रिंग की स्थिति ये हो जाएगी, ये स्प्रिंग की स्थिति हो जाएगी, यानी कि कितनी बढ़ जाएगी। तो इस m द्रव्यमान के वेट ने इस स्प्रिंग पर वर्क किया। अगर पुनः इसको हटा दिया जाए तो वापस से स्प्रिंग वही आ जाएगी। तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर कोई आइस है और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको ml हीट दी जाए तो ये क्या बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी आइस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस पानी से Q बराबर ml हीट निकाल ली जाए तो वापस से उन्हें आइस बन जाएगी। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में होते हैं और इरिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में नहीं होते। इरिवर्सिबल का मतलब है अनुत्क्रमणीय और रिवर्सिबल का मतलब है उत्क्रमणीय। नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे मान लो कोई झरना है और ये पानी नीचे गिर रहा है तो पानी इतनी ऊंचाई पर क्या रखता है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म ही तो हो रहा है। अगर इसको वापस से एनर्जी दे दी जाए तो क्या पानी ऊपर चढ़ जाएगा। सपोज करो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये हाथ है, इसको ऐसे वर्क करें एक दूसरे का घर्षण करें तो ये हाथ गर्म हो जाएंगे, वर्क से हीट कन्वर्ट हो रही है। अगर इन हाथों को गर्म किया जाए तो अपने आप से गर्म करने से, उतनी हीट देने से ये अपने आप चलेंगे नहीं। तो वर्क को हीट में जो चेंज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। T1 इज ग्रेटर देन T2। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चलती है और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर नहीं चल सकती। तो ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो इतना ही है, इसमें थ्योरेटिकल है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि संपूर्ण ऊष्मा को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है। किसी भी ऊष्मा से अगर वर्क करना है तो ऊष्मा से पूरी ऊष्मा को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ ऊष्मा डिस्ट्रॉय होगी। हाँ जी, अब चलेगा हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन क्या है। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है कि जो सोर्स से ऊष्मा प्राप्त करता है और उसमें एक कार्यकारी पदार्थ होता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, उससे वर्क होता है और शेष बची ऊष्मा को सिंक में दे देता है। साइक्लिक प्रोसेस में लगातार हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। यानी ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा को लगातार अविरत रूप से यांत्रिक कार्य में बदलता है।
ये मान लें आपका सोर्स है और ये है सिंक, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। यह है कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में इससे हीट लेगा। माना कि ये Q1 हीट इससे सोर्स से प्राप्त करता है और इसको Q2 हीट इसको दे देता है सिंक को, और W वर्क करता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस, और इसको सिंक को हीट देने के बाद में अपनी पुनः पूर्व अवस्था में लौट जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस में तो इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की? एब्जॉर्ब हीट dQ बराबर Q1 माइनस Q2। इतनी हीट इसने एब्जॉर्ब की। भाई Q1 ली थी इसने और Q2 सिंक को दे दी, तो Q1 माइनस Q2 इस पदार्थ के पास एब्जॉर्ब हो गई। और चूंकि पुनः अपनी अवस्था में लौटता है, अर्थात साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इन साइक्लिक प्रोसेस du इज इक्वल टू जीरो। इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं साइक्लिक प्रोसेस में। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या हो जाएगा, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, Q1 माइनस Q2 dQ, और जीरो प्लस W वर्क किया, अर्थात W बराबर हो गया Q1 माइनस Q2। तो ये W हो जाएगा Q1 माइनस Q2। इतनी हीट को उसने वर्क में चेंज कर दी। कार्यकारी पदार्थ जैसे स्टीम इंजन में स्टीम होता है, डीजल इंजन में डीजल की वाष्प होती है, तो इतना वर्क करेगा ये। यही है हीट इंजन का बेसिक। अब इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कोई भी वस्तु की अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज में निकालनी हो तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना काम करके दे रही है, कितना ले करके, इनपुट कितना है, इनपुट में से कितना आउटपुट दे रही है। तो हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। काम कितना हुआ, W, और किससे हुआ था, हीट से। इनपुट क्या थी हमारी, हीट। टोटल इनपुट हमारी Q1 हीट थी, अभी तो बताया। ये Q1 हीट ले रहा था इंजन, और Q2 तो इसको वेस्ट सिंक में जा रही थी, और ये W वर्क कर रहा था, ये सोर्स से ले रहा था। तो W अपॉन Q1, और W का मतलब W कितना था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अलग अलग कर दीजिए, बीटा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये इसकी परसेंटेज है फ्रैक्शन के फॉर्म में, और अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई।
ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। Thank अगर you. इनका टेम्परेचर